तो मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और एक बार फिर से श्री राम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो हालांकि इस पेपर की चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी जो उस दिन आपको पेपर मिला था वो पेपर मुझे कहीं से मिल चुका है, तो मैं सोचता हूँ उसके प्रश्नों की कुछ चर्चा कर ली जाती है। हो सकता है आपके लिए आगे चलकर महत्वपूर्ण साबित हो। तो जिन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया है उनके लिए तो बेहद ही दुखद स्थिति है। आप लोगों के लिए दुखद उस दिन लगा जरूर होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपसे बेहतर कर जाते फिर आप पीछे रह जाते तो दिक्कत महसूस होती। इसलिए अब हम बिना देर के हुए चर्चा करते हैं कुछ प्रश्नों की। तो आइए देख लेते हैं। पहले हम लोग संस्कृत और हिंदी की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके पश्चात में जो कुछ होगा उनकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले संस्कृत में आते हैं हम लोग। तो देखिए लिखा हुआ है कि आगमन शिक्षण मुख्य विधि है। तो वो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? तो व्याकरण शिक्षण की अगर देखा जाए मुख्य विधि कौन सी है, तो इसमें आगमन भी सही है और निगमन भी सही है, अर्थात जो आगमन निगमन अर्थात तीसरा प्रश्न सही हो जाता है, ठीक है ना। तो चूंकि जो है शिक्षण से काफी प्रश्न पूछे गए थे, तो इसलिए इनके भी देख लेते हैं। कक्षा, फिर अगला है 62वां प्रश्न है, कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो दंड देकर, सूचना देकर, याद करने हेतु कहकर, तथ्यात्मक जानकारी देकर, फिर उसके बाद में अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। ये बिल्कुल सही विकल्प है। आप कॉमन सेंस लगाएंगे, बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप मदद क्या सहायता करेंगे? तो बच्चों के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दीजिए। नहीं देंगे अवसर तो फिर कैसे समझ होगा? फिर है मातृभाषा सीखने का क्रमिक 1000 बार आपसे चर्चा हुई है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चा सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और लिखता है। फिर देवता शब्द है। अब देवता शब्द है तो देव शब्द जो होता है प्राय वो पुल्लिंग में होता है और देवता शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग। इसीलिए पूछा गया, कुछ खास है। प्राय अगर साधारण होता तो क्यों पूछा जाता, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? स्त्रीलिंग। फिर 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 53 को अगर देखा जाए संस्कृत में क्या कह सकते हैं? तो त्रयपंचाशत भी कहते हैं और त्रिपंचाशत। ये क्षमता, ये चौथा विकल्प भी सही है और जो है पहला विकल्प भी सही है, यानी त्रयपंचाशत और त्रिपंचाशत। तो अगर दोनों में आप पहला और चौथे में से विकल्प सही करके आते तो दोनों में से नंबर मिलते। ये थोड़ा सा त्रुटि थी अगर पेपर होता, हालांकि अब कहने का कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए अब देखिए पाठ्य पुस्तक प्राय अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, यह कथन किसका है? तब आप देखेंगे ये कथन किसका है। तो देखिए ये है आपका क्रॉनबैक। किसका कथन है ये? क्रॉनबैक का है, क्रॉनबैक लेखक हैं। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर दंडान्वय यम प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है? तो ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी है। इस शिक्षण की कुछ विधियां नहीं बताई गई थी, फिर इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। हो सकता है आपके परीक्षा में आगे फिर पूछा जाए। थोड़ा सा प्रश्न जो है साहित्यिक दृष्टिकोण से या शिक्षण से पूछा गया था संस्कृत में। फिर तो ये विशुद्ध संस्कृत का व्यक्ति ने इस पेपर को नहीं बनाया, नहीं तो वो प्राय व्याकरण पूछ लेते, ठीक है ना। अगला है 68वां प्रश्न है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। देखा जाए इस बार अगर मौखिक भाषा के लिखने की, तो इसमें सबसे सही विकल्प इसका है मौखिक भाषा। तो अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतलिपि तो सब लिखने पर हो जाएगा। तो भाषण के ही माध्यम से हम जो है मौखिक रूप से बोल कह सकते हैं। फिर एक कुट्टिम का अर्थ है कूटना, कठिन, कष्ट देना। इसका यथोचित विकल्प भवन की भूमि होगा। कुछ लोग कूटना कह रहे हैं, कठिन, कष्ट ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा? भवन की भूमि, ठीक है ना। फिर 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो मैंने आपसे बताया था कि देखिए संख्याओं से बहुत सवाल आए हैं और मैंने वीडियो भी इस पे बनाया था कि सबसे पहले हमको देखना होता है क्या? पहले इकाई देखेंगे, बाद में दहाई। तो पंच, पंचाशत, इसमें सिर्फ पंचाशत लिखा तो पंचाशत पहला वाला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरे में पंच पंचाशत यानी 55। पंच माने 5 हो गया और पंचाशत माने 50। तो 50 और 5 कितना हो गया? 55। ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखते हैं हम लोग
ये सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कृति महाकवि कालिदास की, मैंने कई बार बताया कि कालिदास की रचनाओं से जरूर सवाल पूछा जाता है। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविका निगद्रम, ये तीनों अभिज्ञान, ये जो है कालिदास के नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, विक्रमो वर्षियम और मालविका मित्रम में 5-5 अंक है, तो विरचित नहीं है। अब आप गलती कर देते, आपकी कौन सी कालिदास की कृति ऊपर है, अभिज्ञान शाकुंतलम देखते गलत हो जाता, इसलिए क्या हो जाएगा इसका उरुभंगम। ये भास की रचना है, भास का नाटक है। फिर श्री शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, तो श्री बन जाएगा, ठीक है ना, कर ही लिए होंगे। अयम अहम शिशुम पश्यामि, अब देखिए इसमें दिया गया है तो इसका क्या बनाना है, आपको भाववाच्य बनाना है, भाववाच्य बनाना है, भाववाच्य बनाना है, ठीक है ना। तो अहम का क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति, नहीं क्षम्यता, भाववाच्य नहीं होगा क्योंकि इसमें कर्म दिया हुआ, अहम शिशुम पश्यामि, तो कर्मवाच्य में लिखा भी है, कर्मवाच्य परिवर्तित करें तो अहम का क्या हो जाएगा, मया। फिर शिशु में है यहां पर, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति लगी, अब हम प्रथमा में जाएंगे तो शिशु हो जाएगा, ठीक है ना। तो मया शिशु, इतना जब डिसाइड हो गया तो फिर पहला विकल्प सही हो जाता है, मया शिशु दृश्यते, ये विकल्प सही हो गया, मया शिशु दृश्यते, ठीक है ना। चूंकि माया माया 2 बार है लेकिन यहां पर शिशुम ही है, तो यहां पर भी द्वितीय विभक्ति, चूंकि यहां पर कर्म में प्रथमा लगेगी ना, ठीक है ना। फिर पाणिना मुखम प्रक्षालयति में पाणिना कारक है, पाणिना में कौन सा कारक हो जाएगा, तो पाणिना मुखम प्रक्षालयति, तो मैं जो है ने कर्ता को कर्म अपादान से कर्ण, है ना, तो यहां पर कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है ना। अनुस्वार कई बार हो गया, अनुस्वारस्य, तो नासिका अनुस्वारस्य, इसका सूत्र भी कई बार बताया गया कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। फिर देखिए इसका मैंने आपको एक दिन पीडीएफ फोटो खींचकर भेजा था इसका, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सार्गिन धन जय का संधि विच्छेद या क्या होगा, या ये क्या होगा, तो सार्गिन जय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सार्गिन जय, जिसमें इया है ना। इया इसलिए हुआ चूंकि बाद में क्या है, जा है, तो जा का ही पंचमाक्षर होगा, ना क्या हो जाएगा पंचमाक्षर, तो जा का पंचमाक्षर क्या होता है, इया, तो सार्गिंजया हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाद में देखिए जो बाकी विकल्प है, एक में ना हुआ है तो ना गलत हो जाएगा, मां हुआ है तो ये सब गलत है, ठीक है। उपकृष्णम में, उप में देखिए उपसर्ग लगा है, तो प्राय अब अव्ययी भाव समास, कई बार ये पूछा भी गया उपकृष्णम में समास क्या होगा, तो अव्ययी भाव, जिसमें प्रायः उप, अनु, आदि, निर, इस प्रकार के शब्द लगे होते हैं, वो अव्ययी भाव समास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, तो निम्नलिखित में से अगर देखा जाए कौन सा है, तो हमने बताया भी था कि जिसमें हलंत लगा हुआ है वो दुर, दुस, दूर, दुरा, ये सब गलत विकल्प हैं, अव्यय शब्द नहीं है। अव्यय भी मैंने एक बार वीडियो बनाते हुए आपको बताया था। देखिए अव्यय वो शब्द होते हैं जो प्रायः हमेशा एक से रहते, कभी बदलते नहीं। देखिए कदा है, पुरा है, सायं है, तो देखिए नृपय शब्द यहां पर दिया है, इसका ये विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि नृपय शब्द परिवर्तनशील है, इसमें विकार हो सकता है, इसलिए ये क्या है, व्यय है, ये अव्यय नहीं है, ठीक है ना। शतक त्रय के रचनाकार हैं तो भर्तृहरि नीति शतक, है ना, चंडी शतक, ये बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं। तो त्रय शतक के रचनाकार कौन है, आपके भर्तृहरि हैं। 13 को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो त्रय को संस्कृत में आप खूब जानते रहे, त्रयोदश, त्रयो माने 3 और 10 माने 10, तो त्रयोदश हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। आप देखिए अगला सवाल है, अब ये 82 और 83 के उत्तर दें पढ़ करके। महाराजा दिलीप गुरु वशिष्ठ से आज्ञा सुधेने नंदिन्या सेवाम अकरोत, सह प्रतिदिनम गाम प्रातः काले वनम अनयत, तत्र गौम दिनम यावत तृणम आचरत, सायंकाले राज्ञी सुदक्षिणा ताम अर्चयत स्म। महाराजा दिलीप गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से सुधेनो, उनकी यानी वशिष्ठ की गाय नंदिनी की सेवा करते हैं, सह प्रतिदिनम, वह प्रतिदिनम, गां माने गाय को, प्रातः काल माने सुबह, वनम माने वन को, अनयत ले जाते हैं, तत्र गौ दिनम यावत, जब पूरा दिन व्यतीत हो जाता है तो शाम को जो है तृणम अचरत, पूरे दिन जो है वो घास आदि चरती रहती, सायंकाले राज्ञी सुदक्षिणा ताम अर्चयत, और सायंकाल जो है रानी सुदक्षिणा उनकी अर्चना पूजा करती। तो 82-83 के उत्तर देने हैं, तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इनके उत्तर देते हैं। अब देखिए इनमें से देखते हैं, दिलीप कस्य सेवा मकरो, दिलीप ने, राजा दिलीप ने किसकी सेवा की, तो नंदिन्या,
यानी नंदिनी की सेवा की, है ना, वशिष्ठ की नहीं की। वशिष्ठ की तो गाय थी, सुदक्षिणा उनकी पत्नी का नाम था, और आश्रम में तो रहते, वहां आश्रम में चूंकि गाय रहती थी पहले। फिर राजा गाम प्रतिदिनम कुत्र अनयत, राजा प्रतिदिन गाय को कहां ले जाते थे, तो कहां ले जाते थे, वनम। कहां ले जाते थे, वनम, वन ले जाते थे ना चराने के लिए। फिर दिवस शब्द के सप्तमी, दिवस शब्द के सप्तमी व्यक्ति में रूप बनेगा तो दिवशेषु बनेगा, जैसे फलेषु बनता है, दिनेषु बनता है, दिवस का क्या बन जाएगा, दिवशेष। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। नदी शब्द के प्रथमा व्यक्ति, नदी शब्द का शब्द रूप कई बार आपको पढ़ाया गया है, तो देखिए यहां से सवाल आया, नदी शब्द के प्रथमा व्यक्ति तो नदी हो जाएगा, नदी, नदीम, नद्या, नद्ये, नद्या, नद्या, नद्याम ही नदी। फिर पितृ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, तो देखिए पितृव्य, एक दिन जब मैंने संबंधियों के नाम बताते हुए बताया तो पितृव्य माने क्या बताया था, चाचा, क्या बताया था, चाचा। तो अब चूंकि यहां पर पितृव्य माने ये, और जन्मदह माने पिता, जनकः माने पिता, तात माने सब पिता के पर्यायवाची, इसलिए पितृ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा, ये नहीं होगा। कोयल को कई बार आपसे बताया, बाद में भी आपको भेजा भी था, पिका है। कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं, पिका है। पिका माने काका कृष्ण, पिका कृष्ण, कौआ भी काला, कोयल भी काली। अंगुली का वाचक शब्द है, कर माने हाथ, और कर शाखा, जो हाथ की शाखाएं हों वो क्या हो जाएंगी, अंगुली हो जाएंगे। करतल, करतल माने हाथ का जो पूरा हिस्सा करतल। स्कंध माने कंधे हो जाते हैं, ठीक है ना, तो कर शाखा इसका। व्याकरण पद्धति को निम्नलिखित में से अगर देखा जाए, व्याकरण पद्धति को निम्नलिखित में से किस, ये पूरा देख लेते हैं, किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको जानते हैं पाठशाला के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पाठशाला पद्धति के नाम से जाना जाता है। 90वां है प्रश्न है, कौन सा वाणी का रूप नहीं है, वाणी का रूप कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा परा, पश्यंती, वैखरी, ये सब वाणी के रूप हैं, उत्तमा वाणी का रूप नहीं है, तो 90 का चौथावां विकल्प सही हो जाता। ये प्रश्नों को आपको देख लेना चाहिए कि हो सकता है कभी कभार हो जाता है कि एक दो प्रश्न मिलते हुए आपके परीक्षा में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके पश्चात में हम लोग चर्चा करते हैं, संस्कृत के पश्चात में हम लोग देख लेते हैं, भाई जो अपना विषय है सबसे पहले वहीं पहुंचते हैं। तो अब आते हैं हम लोग हिंदी में। कहां आते हैं, हिंदी में आते हैं। ये देखिए हिंदी के प्रश्न दिया है, वो बहुत ही, बौने का तत्सम, तो बौने का तत्सम क्या होता है, बामन, क्या होता है, बामन। तीसरा विकल्प सही है, बामन। बामन भगवान आपने सुना होगा, बौने का तत्सम बामन। धूमकेतु किसका पर्यायवाची, तो अग्नि का। किसका पर्यायवाची, अग्नि का। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर उत्तर दीजिए। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है, इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में ही होता रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावनाओं को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्तिमानों के लिए हित उपकर नहीं होगी। उपयुक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत अतुल्य शक्ति दे रहा है, तो विज्ञान दे रहा है। कौन दे रहा है, विज्ञान। फिर कफन कहानी के रचनाकार तो आप खूब जानते हैं, कौन है, मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। कौन है आपके, मुंशी प्रेमचंद, कफन कहानी के रचनाकार। फिर उसके पश्चात में उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बल पतंग नहीं, गलत थोड़ा सा लिखा है। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कई बार यहां पर रूपक अलंकार आया। कौन सा, रूपक। संत सरोज सब, ठीक है ना, यहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप। उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुकुल बाल पतंग, ठीक है ना, तो यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उससे बैठा नहीं जाता है, बताया था कई बार, प्राय इसमें भाववाच्य होता है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो अब बताइए धीरे धीरे क्या है, पढ़ने की विशेषता बता रहा है। पढ़ना क्या है, क्रिया, तो क्रिया विशेषण अव्यय है, और क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब अव्यय तो है ही है, लेकिन कौन सा है, तो धीरे धीरे पढ़ने की विशेषता बता रहे, तो पढ़ना क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। हिमालय से गंगा निकलती है, कई बार बताया। ध्रुवम पाए अपादानम, अपाय यानी अलग होने की स्थिति में जो ध्रुव होता है वहां पर अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती, तो कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है,
तो वह खेल रहा है। तो मैंने आपसे बताया था यदि कोई उत्तर निकल आए तो वह क्या खेल रहा है, कुछ न कुछ खेल रहा होगा, चाहे ताश खेल रहा हो, बैट खेल रहा हो, बैडमिंटन खेल रहा हो, यानी कुछ न कुछ खेल रहा हो, यानी कुछ न कुछ उत्तर जब निकल के आता है तो वो कौन सी क्रिया हो जाती है, सकर्मक, भले ही कर्म ना दिया हो तो। क्या का अगर उत्तर मिल जाता है तो वो क्रिया कौन सी हो जाती है, सकर्मक, है ना। अब जैसे आ जाता है वह तैर रहा है, तो आप उत्तर पूछता हुआ क्या तैर रहा है, तो उत्तर नहीं आता, ठीक है ना। तो यहां पर वो अकर्मक क्रिया हो जाती है। चलिए फिर उसके पश्चात में आगे है, चमचमात चंचल नयन बिच, ये 40वां प्रश्न देखिए, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन मानहु सुर सरिता विमल जल उदात जुगमीन। मानव शब्द आगे आप सीधे बिना कुछ सोचे समझे कौन सा लगा देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। सूरज का 7वां घोड़ा, ये सब किसकी रचनाएं हैं, धर्मवीर भारती की रचनाएं। किसकी हैं, धर्मवीर भारती की, वैदेही वनवास। फिर वा का उच्चारण स्थान कई बार बताया, दंतोष्ठ, वकाराय दंतोष्ठ, वकाराय दंतोष्ठ। फिर अग्नि का विशेषण अनि नहीं है, अज्ञेय नहीं है, आग नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आग्नेय, क्या हो जाएगा, आग्नेय, अग्नि का विशेषण। तेजाब में, तेजाब देखिए जो मैंने आपसे बताया था, जो माप तौल की प्रायः चीजें होती हैं उनमें कौन सा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो प्रायः तेजाब को लीटर में, मिलीलीटर में, इन सब में नापा जाएगा, है ना। किलो में भी तौला जाता तो भी द्रव्यवाचक हो जाता है, ऐसे मापन के जो चीजें होती हैं उनमें द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। फिर नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है, नाव जल में, जब आधारोधिकरण है, सुना है ना आपने, मैंने कई बार आपसे बताया, जब किसी चीज का कोई आधार होता है तो आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। तो मैं पर, नाव जल में तैरती है या नाव जल पर तैरती है तो अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। फिर है महेंद्र का संधि विच्छेद, तो महाधन इंद्र हो जाएगा, कौन सी संधि है, गुण संधि है, ठीक है ना, महाधन इंद्र हो जाएगा। फिर शेर को सवा शेर, एक से बढ़ करके दूसरा, ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। शेर को सवा शेर। खाने की इच्छा बुभुक्षा, पीने की लिप्सा, जीने की इच्छा जिगीसा, है ना। तो ये खाने की इच्छा क्या हो जाएगी, बुभुक्षा। किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो आप बहुत अच्छे से इनको जानते हैं कि ये ब्रेंडन फ्रॉवेल, कौन है इसके, फ्रॉवेल, किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली जो केजी और पीजी ये सब करके ग्रुप है। फिर प्रवर है, प्रवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवर, ठीक है ना। अवर अभियंता, प्रवर अभियंता आपने सुना होगा, जेईई, है ना, प्रवर अवर, तो वो है ये प्रवर और अवर। उपचारात्मक शिक्षण में 51वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या है, सामाजिक है, व्यक्तिगत है, यांत्रिक वाचन, तो सामाजिक हो जाएगा। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा, ये हो गया। अब हम देखते हैं 52वां प्रश्न देखते हैं। 52वें प्रश्न में देखिएगा, सुखी पी को जो मैं देखूं कैसे काटूं अंधेरी रतियां, ये अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। किसकी, अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जूठन आत्मकथा के लेखक हैं। तो अगर देखा जाए जूठन आत्मकथा, तो ये रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना शब्द का क्या अर्थ है, बड़ा ही आसान था, आप जान गए होंगे सब्ज बाग दिखाने का मतलब क्या होता है, विस्तृत अनुभव न पीछा छुड़ाना, धुन लग जाए, अच्छी बातें कहकर बहकाना। फिर जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, तो बहुत ही आसान है, पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। फिर फूले काश सकल मही छाई, कई बार इसे उदाहरण बताया गया कि फूले काश सकल, पूरे सब जगह काश फूले हैं, मही छाई पूरी धरती पर छा गए। जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यानी जैसे ही वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जनु मनु मानहु जनु जनहु ऐसे शब्द आए तो कौन सा अलंकार हो जाता है आपका, उत्प्रेक्षा। देखिए जो है अलंकार से कई प्रश्न पूछे गए हैं। फिर एक घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद हैं, तो घर से बहुत सारे घर हो सकते हैं, पहाड़ से बहुत सारे भेद हो सकते हैं। अगर पहाड़ में अगर हिमालय कहता तो आपका हो जाता है व्यक्तिवाचक, लेकिन पहाड़ कहता है, नदी कहता है, नदी में किसी एक नदी का नाम लेगा गंगा तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन ये नदी बहुत सारी नदियों का समूह है तो यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा।
घर, पहाड़ और नदी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा है। उससे कुछ नहीं खाया यह में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बहुत बार आपसे परीक्षा में या बहुत बार आपसे चर्चा करते हुए मैंने बताया है कि किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कोई कुछ कैसा है? अनिश्चयवाचक। कैसा है? अनिश्चय। प्रश्नवाचक में क्या क्यों होगा? संबंध में कोई न कोई जो स्वर से करके, निजवाचक में आप, है ना, ऐसा करके होगा। तो कोई कुछ, ये सब कैसे? कुछ शब्द कैसा है? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार में किया जाता है? तो इसमें अगर देखा जाए व्याकरण शिक्षण, खेल शिक्षण, कंप्यूटर, तो देखिए व्याकरण का तो यहाँ पर प्रयोग है, खेल का, कंप्यूटर का कोई प्रयोग नहीं। गद्य लेखन शिक्षण पर तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। फिर आप शब्द का तत्सम है। आप का तत्सम अगर देखा जाए तो आप शब्द आत्मा से मिलता जुलता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आत्मा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मा। क्या उत्तर हो जाएगा? आत्मा। ठीक है ना। तो ये सवाल हो गए। फिर इसके पश्चात में कुछ और प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं मनोविज्ञान के, और उनके थोड़ा जल्दी जल्दी उनको देखेंगे। ठीक है ना, उनको जल्दी जल्दी देखेंगे, उन पे अपना कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं, सीधे सीधे चर्चा करेंगे, आप सब जानते हैं। तो इसमें देखिए थार्नडाइक का कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये थार्नडाइक के मुख्य नियम है, ये वाला नहीं है, वृत्ति का नियम। कोहलर तथा कोप्पा द्वारा अनुभव अनुसार किस प्रकार सीखते हैं? तो कोहलर सूझ का सिद्धांत दिया। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन कहलाते हैं? अगर देखा जाए सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन कहलाते हैं? तो इसमें देखा जाए तो आपका कौन है सामाजिक निर्माणवाद का? प्रायः वाइगोत्स्की होना चाहिए। अब मुझे ज्यादा इसके विषय में जानकारी नहीं है, फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही होना चाहिए, जैसे जैसे देखा जाए। या और कोई है क्या? वाइगोत्स्की कर लीजिए इसको। प्रायः मुझे ये कंफर्म नहीं है, फिर भी बता देता हूं। फिर निम्नलिखित में कौन से विकास की विशेषता नहीं है? संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। कौन सी विशेषता नहीं है इसमें से? तो इसका विकल्प उसका वाइगोत्स्की हो गया। विकास की विशेषता इसमें से देखा जाए तो अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, ये विकास की विशेषता नहीं, ये विकल्प इसका सही होना चाहिए। ठीक है ना। फिर भी और आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 100% सही, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, फिर भी आपको ये प्रश्न याद होने चाहिए। हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक गाल्टन है, इसमें कोई संदेह नहीं। संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो इसका आप देखेंगे तो सबसे न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान है। ज्ञान है, फिर बोध है, अनुप्रयोग है, मूल्यांकन, इस प्रकार से चलता है। ठीक है। अब देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है। आप बहुत अच्छे सूक्ष्म शिक्षण कई बार पढ़े रहते हैं, तो क्या हो जाता है इसका? पुनः प्रतिपुष्टि। क्या हो जाएगा? पुनः प्रतिपुष्टि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान, तीसरा विकल्प सही। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है क्या? तो गिलफोर्ड के अनुसार अगर देखा जाए क्या चिंतन है, तो इसमें देखा जाए तो आपका विचारों का प्रवाह, ये उत्तर सही हो जाएगा। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है, श्रेणीकरण नहीं है, गणितीय भी नहीं। हाँ, विचार प्रवाह इसका सही उत्तर होगा। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? इसमें अगर देखा जाए तो इसका विकल्प प्राय ऑसबॉर्न सही होना चाहिए, जॉन डी भी नहीं है, तो इसका ऑसबॉर्न विकल्प सही होना चाहिए। फिर प्रासंगिक टेट, जिसके नाम टीएटी के नाम से जाना जाता है, तो मार्गन और मुरे की है, तो इसमें प्राय ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चूंकि दोनों विकल्प में तो गोला नहीं लगाएंगे, तो पहले और दूसरा मार्गन और मुरे की है, प्रासंगिक अंतर्नोद संबंधित। फिर सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या है? सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या है? तो इसमें प्रथम अवस्था क्या है? आयोजन, पहला विकल्प सही हो जाएगा। उद्दीपन अंकुरिया सिद्धांत बहुत फेमस है थार्नडाइक का, ठीक है ना, तो जानते ही हैं आप। ठीक है ना। अब अगले देखते हैं, 13वां प्रश्न है। 13वां में अगर देखें, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय संबंधी कारक, ये सभी हो जाएगा, इसका विकल्प सही हो जाएगा। व्यक्तिगत, वातावरण, समाज, सब कुछ। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो आप जानते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो बहुत ही आसान है ये, तो ये होवार्ड गार्डनर, हाँ होवार्ड गार्डनर ने इसका सिद्धांत दिया है। इसका सही विकल्प ये हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत। स्पीयरमैन ने दिया है क्या?
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, कौन सा कारक? तो वो स्पीयरमैन ने दिया है, बहुबुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ठीक हो गया। फिर प्रोजेक्ट विद किलपैट्रिक की है, प्रोजेक्ट किलपैट्रिक ने दिया है। फिर उसके पश्चात में क्या है, पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो सबसे पहले उद्देश्य लेखन तो होता नहीं, सबसे पहले जब हम पाठ्य योजना की तो पूर्व ज्ञान उससे लेते हैं, कहां से? प्रस्तावना प्रश्न से। ठीक है ना। फिर है आपका गलत वाक्य को चुने। तो गलत वाक्य को कैसे चुनेंगे? तो यहां पर अगर देखा जाए तो गलत वाक्य को चुनते समय छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, ये सब सही है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण, अगर आप उनको नियंत्रित कर देंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे, इसलिए गलत वाक्य ये हो जाएगा, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके पश्चात में अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है संविधान के किस संशोधन के? तो ये 86वां संविधान संशोधन है, बहुत फेमस है ये 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। शिक्षण के कार्य में निम्नलिखित हैं, तो क्या है? मूल्यांकन का उपचार निदान मत, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना। फिर है शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकार होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय होंगे, केवल लिखने पर बल होगा, ये भी इसका उपर्युक्त सभी विकल्प सही हो जाएगा। शिक्षक का एकाधिकार होगा, शिक्षक की मनमानी चलेगी तो बच्चे सही भी नहीं सीख पाएंगे, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तो भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसका उपर्युक्त सभी। भाषा रूपांतरण, भाषा विकास का सिद्धांत या रूपांतरण का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया है, कई बार बताया आपसे, भाषा रूपांतरण का सिद्धांत चोम्स्की ने दिया। शारीरिक गठन के आधार में कौन सही नहीं है? तो ये आपके जो सेल्डन ने जो दिया था वो मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, तो एंटागोनिस्टिक ये शब्द इस प्रकार का सही नहीं है। ठीक है ना। ये बाकी सही है, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक ये सब दिया था सेल्डन के अनुसार शारीरिक रचना का जो सिद्धांत दिया है। निम्नलिखित में से अगला 24वां है, निम्नलिखित में प्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपर्युक्त सही हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल सही, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब अगला देखते हैं, अगले में देखते हैं तो ये देखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? सिगमंड फ्रायड है। कौन है? सिगमंड फ्रायड है। निम्नलिखित में से कौन सा स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है? तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, विक्रमित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारण अनुदेशक, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, तो प्रतिपादित, तो इसमें से हो जाएगा आपका विकल्प त्रुटियों के माध्यम से सीखना। ठीक है, ये विकल्प सही है, यथोचित विकल्प लग रहा है, यही होना भी चाहिए। हालांकि वहां की कोई आंसर की नहीं आई, फिर भी मेरा अनुमान है 100% यही सही होना चाहिए। विभिन्न, अगला 27वां, विभिन्न योग्यताओं में रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो कौन सा मूल्यांकन? तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये चल ही रहा है वर्तमान में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये बहुत ही सही है, क्योंकि हमेशा मूल्यांकन सतत होना चाहिए। निम्नलिखित में से 28वां प्रश्न है, 28वां, निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा उस प्रकार से है, इसलिए इसको देखा जाए तो अवबोध, ज्ञान, चरित्र निर्माण, विश्लेषण, तो इनमें से आप क्या, अवबोध, ज्ञान, चरित्र निर्माण, विश्लेषण, तो शायद चरित्र निर्माण नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं इसमें अभी कंफ्यूज है, मुझे देख लीजिएगा आप लोग जो भी हो इसका, ठीक है, अपने सही कर लीजिएगा। 29वां है, चूंकि मैं मनोविज्ञान का कोई शिक्षक नहीं हूं, फिर भी जो मुझे बन पड़ा वो मैंने बताने का प्रयास किया है और लगभग सही बताया, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दिया। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो देखिए, स्मृति स्तर, प्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर, तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा निम्न में से कौन सा स्तर नहीं है? तो स्मृति स्तर, प्रेरणा स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। क्या है? प्रत्यावर्ती
स्तर नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यावर्ती स्तर नहीं है। फिर है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बहुत ही आसान, एरिक्सन ने किया। किसने किया, एरिक्सन ने किया, ठीक है ना। इसका 29वें का स्मृति स्तर, प्रेरणा स्तर, अबोध स्तर और प्रत्यावर्ती स्तर। तो इसमें आप सही कर लीजिए, ये अभिप्रेरणा स्तर ठीक होगा, इसका सही विकल्प मेरे हिसाब से। स्मृति, अबोध, प्रत्यावर्ती ये सब सही है, बाकी मोटिवेशनल शिक्षण का स्तर नहीं है, ठीक है ना, अभिप्रेरणा, ठीक है ना। इतना कर लीजिए, फिर और आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, आगे कौन से प्रश्न हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो आगे जो प्रश्न है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो आगे प्रश्नों में अगर देखा जाए तो देखिए, अब हम देख लेते हैं पर्यावरणीय अध्ययन को देख लेते हैं एक बार। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बड़ा ही आसान है, ये आपके अगर देखा जाए तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है, आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध मैदान को क्या कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है, स्टेपीज कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एकांकागुआ है। कौन सी है, माउंट एकांकागुआ है। अगला 124वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा, यूग्लिना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी बहुत ही सरल है, सारस क्रेन। कौन सा है, सारस क्रेन, ठीक है ना। फिर निम्नलिखित में से 126वां प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पैराथार्मोन। कौन सा हो जाएगा, पैराथार्मोन, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर है ओजोन परत की मोटाई किसमें नापते हैं, तो डाप्सन में। किसमें नापते हैं, डाप्सन में नापते हैं, बहुत ही सरल है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण दलहनी फसलों में होता है। किसमें होता है, दलहनी फसलों में, उसमें जीवाणु पाए जाते हैं, तो वो ये हो गया, ठीक है ना। इसके पश्चात में अगले प्रश्न देखते हैं। फिर है 129वां देखिए, लेकिन कौन सा खाने योग, तो खाने योग जिसको हम मशरूम के नाम से जानते हैं, एगेरिकस कवक होता है, ये खाने योग्य कवक है। फिर है मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरवन में। कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आवृत बीजी पौधों में कौन सी संरचना त्रिगुणित है, कौन सी संरचना त्रिगुणित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका भ्रूणपोष। क्या है, भ्रूणपोष। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलग्न बीजांड न्यास पाया जाता है, तो ऐसा लक्षण प्राय सरसों आदि में पाया जाता है, तो सरसों ब्रेसिकेसी कुल का पौधा, इस पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है 133वां प्रश्न है, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद अगर देखा जाए तो ये आपका एथिल एल्कोहल होता है। कौन सा होता है, एथिल एल्कोहल। फिर 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो D.K. कर्वे ने की। किसने की, D.K. कर्वे ने की, ठीक है ना। किसने की, D.K. कर्वे ने की। फिर पुरी जगन्नाथ, पुरी जो है भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, तो ये आपका 135वें का चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। आगे इसके देखते हैं 135 के आगे। फिर है 136वां प्रश्न अगर देखें, नासिक में कुंभ कहाँ लगता है, तो गोदावरी नदी के किनारे लगता है ना। उज्जैन में कहाँ लगता है, क्षिप्रा नदी है, ठीक है ना, क्षिप्रा नदी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो 4 जगह कुंभ लगता है आपका, तो यहाँ हो गया गंगा यमुना के किनारे लगता है प्रयागराज में, तो संगम जिसके तट पर बोला जाता है। हरिद्वार में भी आपकी गंगा नदी है, और उज्जैन में एक कुंभ लगता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सही विकल्प क्या है, नासिक में कुंभ लगता है किसके तट पर, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के तट पर। संध्या क्या है, संध्या उस समय अंग्रेजी काल का ये अखबार है। क्या है, अखबार है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में बहुत ही आसान है, 100 सदस्य हैं। भारतीय द्विज संहिता कब से प्रभावी हुई, तो 26 जनवरी 2002 से। कब से हुई, 26 जनवरी 2002 से, ठीक है ना। इसका दूसरा विकल्प सही हो गया 139वां का। 140वां प्रश्न है, जनगण मन को कब अंगीकृत किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को, यानी उसके
26 जनवरी से 2 दिन पूर्व। फिर 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष बहुत ही आसान है, ओम बिड़ला है। इस समय वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, ओम बिड़ला है। भारत में 142वां प्रश्न है, भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ज्यादातर अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है ना। अब आइए आते हैं 143वें प्रश्न की ओर। तो 143वें प्रश्न की ओर अगर आते हैं तो देखिए, निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में, तो भारत का महान्यायवादी, इसका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? भारत का महान्यायवादी। फिर अगला है 144, वह जिला जहां गंगा नदी, बहुत ही आसान है, बिजनौर, सब जानते रहे होंगे, इसको सही भी किए होंगे। जहां गंगा नदी प्रवेश करती है वो बिजनौर है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा यमुना नदी की सहायक नहीं? तो चंबल, बेतवा के ये सब ही हैं, आप देखते ही हैं। गंडक नदी नहीं है, तो इसका विकल्प पहला सही हो जाएगा 145 का पहला। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गाढविन है। कौन सी है? केटू गाढविन है। का सही विकल्प दूसरा 146वें का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर 147वां है, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पठार है? तो आप जानते हैं कि कौन सा पठार है ऑस्ट्रेलिया में? रालू, किम्बरले, कटांगा, किम्बरले होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? किम्बरले। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो पठार है ये कौन सा हो जाएगा? किम्बरले, किम्बरले। उत्तर प्रदेश 148वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार नहीं है। तो इसका भी बहुत सही उत्तर है मिर्जापुर। देखिए हमीरपुर, ललितपुर, बांदा, झांसी, महोबा ये सब बुंदेलखंड के एरिया में आते हैं। मिर्जापुर ये आपका विंध्याचल क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा। 149वां है, निम्नलिखित में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तर प्रदेश, और क्षेत्र है लखीमपुर खीरी, है ना, यहीं पर है ना, लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी जिले में है। फिर मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मैटूर बांध का अगर निर्माण देखा जाए किस नदी पर हुआ है, तो यहां पर इसका एक अगर देखा जाए तो सही विकल्प क्या होगा? मैटूर बांध अगर देखा जाए तो इसमें मैटूर बांध कहां पर है? गंगा है, कावेरी है, महानदी है, सतलज है। तो आपका यहां पर कौन सा, देखिए आप कावेरी, हाँ कावेरी नदी पर है। मैटूर बांध कहां पर है? कावेरी नदी पर, इसलिए इसका विकल्प 150वें का दूसरा सही हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों की चर्चा मैंने कर दी है, और इसके पश्चात में हम लोग अनवरत जो है देखते रहेंगे कि आगे फिर एक एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, क्योंकि समय हो गया, 2-3 दिन बीत गए हैं परीक्षा रद्द होने के पश्चात में। हम लोग फिर से नवीन तैयारी के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।